friends, this is Shreyas and welcome to my YouTube channel, and in this video we'll discuss about the making of Indian Constitution. ठीक है, तो ये सेकेंड चैप्टर जो है हमारे इंडिया एम लक्ष्मीकांत का, इसे हम डिस्कस करेंगे जो कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी होने के कारण हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वीडियो में, इसमें हम सब कंसेप्ट देख लेंगे, उसके बाद जो सेकेंड पार्ट रहेगा इसमें हम फैक्चुअल चीजें देखेंगे। तो हमारा जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले देखिए कि 1934 में एमएन रॉय ने सबसे पहले ये आइडिया रखी थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए इंडिया के लिए। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली ये डिमांड किया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए। उसके बाद देखिए 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कांग्रेस के बिहाफ में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में कुछ कहा था। ये था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब इन्होंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्री इंडिया के लिए ये फ्रेम करना चाहिए, ये फ्रेम किया जाएगा। वो फ्रेम करते वक्त हमारे ऊपर कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, किसी बाहर के देश का या किसी बाहर के व्यक्ति का इंटरफेरेंस इसमें नहीं रहेगा। ये जो फ्रेम किया जाएगा वो पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करेगी, जिसमें जो मेंबर्स रहेंगे वो इलेक्टेड रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, तो इसके बाद देखिए ब्रिटिश ने फाइनली एक कैबिनेट मिशन भेजा था इंडिया में, जो एक स्कीम थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी होनी चाहिए इसके लिए। अब देखिए ये कैबिनेट मिशन जो था, इसमें 3 मेंबर्स आए थे। तो ये 3 मेंबर्स के नाम आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए कैबिनेट मिशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेंबर्स, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस फर्स्ट, सेकेंड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और थर्ड A.V. अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर्स आए थे कैबिनेट मिशन में, ओके, इंडिया में। वो आए थे मार्च 24, 1946 में। अब ये जो कैबिनेट मिशन था, ये जो स्कीम थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये प्लान रखा गया मई 16, 1946 में। ओके, अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी बॉडी या फिर एक ऐसी असेंबली है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, जो इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स है वो रहते हैं, वो इसके मेंबर्स रहते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का, फ्रेम करने का, उसके साथ साथ एडॉप्ट करने का काम करती है। ओके, तो ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, बनाई गई थी इन नवंबर 1946 में। तो इसको बनाने के लिए जो स्कीम भेजी गई थी कैबिनेट मिशन प्लान में, उसके अकॉर्डिंग इसे बनाया गया। तो ये जो स्कीम थी इसके फीचर्स हम जान लेते हैं, यानी इसी को हम कहेंगे कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो पहला फीचर हमको दिखता है वो ये स्कीम का, कैबिनेट मिशन प्लान के स्कीम का। तो इसमें फर्स्ट फीचर में इन्होंने ये कहा गया है कि जो टोटल स्ट्रेंथ रहेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 389 होगी, जिसमें से 296 सीट्स जो है ये ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की जाएगी, और जो 93 सीट्स, जो रिमेनिंग 93 सीट्स है वो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट की जाएगी। अब देखिए ये जो 296 सीट्स है जो हमने ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की है इन्होंने, उसमें जो 292 मेंबर्स है ये 11 गवर्नर्स प्रोविंस से लिए जाएंगे। ठीक है, देखिए 292 मेंबर्स 11 गवर्नर प्रोविंसेस से, और जो बचे हुए 4 मेंबर्स है वो 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से लिए जाएंगे। तो 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, उसमें से 4 मेंबर्स, यानी हर प्रोविंस में से एक मेंबर। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 11 गवर्नर प्रोविंसेस जो है इसमें कौन कौन से प्रोविंसेस आते हैं। तो देखिए गवर्नर्स प्रोविंसेस में मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, ओडिशा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध, बंगाल और आसाम। इस तरह की 11 प्रोविंसेस गवर्नर्स प्रोविंस में आते हैं, जिसमें से 292 मेंबर्स लिए जाएंगे। अब जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस है उसमें से, जिसमें से 4 मेंबर्स लिए जाएंगे, तो ये कौन कौन से हम देख लेते हैं। तो जो कमिश्नर्स प्रोविंसेस है
ये रहेंगे दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। इसमें से 4 मेंबर्स लिए जाएंगे और जो बचे हुए 93 है वो प्रिंसली स्टेट में से। अब देखिए कि ये जो मेंबर्स इलेक्ट किए जा रहे हैं वो कैसे, इनका प्रोपोर्शन क्या रहेगा। तो प्रोपोर्शन में आप इतना याद रख लीजिएगा कि रफली याद रखिएगा कि एक सीट एवरी मिलियन पॉपुलेशन के पीछे एक सीट यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेटिव 1 एवरी मिलियन पॉपुलेशन से, ठीक है। तो अब जो थर्ड फीचर इसमें दिया है, इसमें ये कहा गया है कि ये जो सीट एलोकेट की जाएगी, ये डिसाइड करने वाली जो कम्युनिटीज होगी वो 3 कम्युनिटीज होगी, 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज होगी। तो इसमें देखिए जो सबसे पहले कम्युनिटीज है वो मुस्लिम, सिख और जनरल। अब देखिए मुस्लिम और सिख तो हम जानते हैं, पर जनरल में कौन कौन आएंगे। तो जनरल में मुस्लिम और सिख छोड़ के जितनी भी कम्युनिटीज है वो सब यहाँ पे आएगी और इसमें से एक एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाएगा। तो इसमें देखिए कि इनको भी इनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में भेजा जाएगा एक एक रिप्रेजेंटेटिव, ओके। तो ये था थर्ड फीचर। फोर्थ फीचर में इन्होंने कहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो अभी देखिए एक एक कम्युनिटी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जा रहा है, तो ये इलेक्ट कहाँ से करेंगे। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। देखिए प्रोविंसेस में भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, हमने पहले के कुछ एक्ट्स में देखा था। उनमें से ये कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इलेक्ट किए जाएंगे और इनका जो वोटिंग होगा वो वोटिंग देखिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो चलता है वैसा होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में, जिसमें हम प्रेफरेंस देते हैं कैंडिडेट्स के, वो वोटिंग। तो ये था फोर्थ फीचर। फिफ्थ फीचर में इन्होंने दिया है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स है प्रिंसली स्टेट्स के, ये नॉमिनेटेड, इनको नॉमिनेट कौन करेगा। अब देखिए हमने देखा था, अब तक जो हमने चारों फीचर्स, तीसरा चौथा जो फीचर देखा, इसमें हमने देखा कि प्रोविंसेस से। अब देखिए प्रिंसली स्टेट से कुछ आने वाले मेंबर, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आने वाले, जो 93 रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो इनको जो इलेक्ट नॉमिनेट करेंगे वो हेड जो होंगे उस प्रिंसली स्टेट के, वो नॉमिनेट करेंगे इनको। वो डिसाइड करेंगे कि हमारे स्टेट से, हमारे प्रिंसली स्टेट से कौन रिप्रेजेंटेटिव करके यहाँ पे जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये थे fifth feature. So this is about the feature of this scheme under cabinet mission plan. इसी को हम composition of constituent assembly कहते हैं। आपको बता दूं कि ये जो constituent assembly थी, इसे हम partly elected और partly nominated body कहते हैं। अब partly elected और partly nominated क्यों? क्योंकि जो हमारे 296 सीट्स थी ब्रिटिश इंडिया की, ये इलेक्ट की गए हुए मेंबर्स थे, ओके। और जो बचे हुए 93 सीट्स थी जो हमारे प्रिंसली स्टेट से लिए गए थे रिप्रेजेंटेटिव्स, वो नॉमिनेट किए गए थे। हमने लास्ट फीचर, जो फिफ्थ फीचर था इस स्कीम का, उसमें देखा था कि ये जो मेंबर्स थे इन्हें नॉमिनेट किया गया था बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, इसीलिए हम इसे पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी कहते हैं। ये सेंटेंस आप अच्छे से याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। उसके बाद देखिए जो मेंबर्स थे, अब जो मेंबर्स थे जो इलेक्ट किए गए थे वो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किए गए थे। हमने जैसे देखा ये मेंबर्स कहाँ से लिए गए थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहां से। तो ये जो मेंबर्स थे इनको जो इलेक्ट किया गया था, इनको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने इलेक्ट किया था। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो गए। तो ये मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, इतना याद रखिएगा। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इलेक्शन किसका होगा, 296 सीट्स का। देखिए बाकी नॉमिनेटेड थे, तो इनका जो इलेक्शन हुआ 296 सीट्स का, जो ब्रिटिश इंडिया के लिए अलॉट की गई थी, वो जुलाई और अगस्त, ठीक है, जुलाई से लेकर अगस्त तक चला 1946 में, इन द ईयर 1946। अब इलेक्शंस हो गया, रिजल्ट्स आ गए। अब रिजल्ट्स देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसमें 208 सीट्स जीती, उसके साथ साथ मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स जीती, और जो छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स थे, या फिर हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, जैसे आज इंडिपेंडेंट मेंबर्स जीतते हैं, तो इंडिपेंडेंट्स में से इंडिपेंडेंट्स मेंबर ने यहाँ पे 15 सीट्स जीती थी। तो इस तरह से 208 प्लस 73 प्लस 15 ऐसी सीट्स जीती गई थी 296 सीट्स में से। अब देखिए 93 सीट्स जो थी, जो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट की गई थी,
ये इस वक्त फील नहीं की गई थी, ये इस वक्त भरी नहीं गई थी, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहेंगे। सो हम देखते हैं वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट मीटिंग थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो 9 दिसंबर 1946 को ली गई। अब ये जो मीटिंग थी इसे मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था। तो इसका रीजन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग, ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है ये आने से पहले मुस्लिम लीग ने ये डिमांड किया था कि उन्हें एक नहीं 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होना, ठीक है, यानी एक इंडिया के लिए एक पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनकी जो डिमांड थी वो थी सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान की। तो इसीलिए उन्होंने ये मीटिंग को बॉयकॉट किया था, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। अब देखिए ये जो मीटिंग थी ये 211 मेंबर्स ने ही अटेंड की थी, क्योंकि देखिए मुस्लिम लीग भी इसमें नहीं थे, तो 211 मेंबर्स ने इस मीटिंग को अटेंड किया था। तो देखिए अब ये मीटिंग में सबसे पहले एक टेम्पररी प्रेसिडेंट असेंबली का बनाया गया था। टेम्पररी प्रेसिडेंट जो बनाए गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा फैक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को, देखिए 2 दिन के लिए ये सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर, अब उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसके साथ साथ H.C. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और सर B.N. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये 3 आप याद रखिएगा। उसके साथ साथ सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, ये याद रखिएगा। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था। देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक ऐसा रिजोल्यूशन था जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर बताया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से रहेगा। इसके पहले जो हमने स्कीम देखी थी उसमें मेंबर्स कैसे रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी रहेगी, उसके बारे में दिया गया था कैबिनेट मिशन प्लान में। पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताया गया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था ये जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था ऑन 13 December 1946. Okay, objective resolution was moved by Jawaharlal Nehru on December 13, 1946. अब देखिए ये इसमें क्या दिया गया था। तो जो फर्स्ट इसका जो फीचर था ये था कि दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड सोलेम रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवेरिन रिपब्लिक। हमको ये तीनों वर्ड्स प्रीएम्बल में दिखते हैं। मैंने जो एक वीडियो डाला है प्रीएम्बल पे, उसमें इन तीनों वर्ड्स का आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड फीचर में ये कहा गया है कि ऐसी टेरिटरी जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है, उसके साथ साथ ऐसी टेरिटरी जो इंडियन स्टेट बना रही थी, और ऐसा पार्ट इंडिया का जो इंडिया के बाहर है, ऐसे स्टेट्स, उसके साथ साथ टेरिटरीज जो इंडिया में आना चाहती है, जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट होना चाहती है, उन सब का यूनियन रहेगा इंडिया। देखिए थर्ड फीचर जो है इसका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, उसमें ये कहा गया है कि अभी हमने पिछले फीचर में देखा कि ये सब टेरिटरीज मिलके एक यूनियन बनाती है। तो ये जो टेरिटरीज है जो यूनियन ऑफ इंडिया बना रही है, तो ये जो टेरिटरीज रहेगी ये एक ऑटोनॉमस यूनिट रहेगी। ठीक है, इनके पास खुद की पावर्स रहेगी। उसके साथ साथ जो रेसिडुअरी पावर्स है, यानी जो बची हुई पावर्स है, वो एक्सरसाइज की जाएगी हमारे यूनियन के थ्रू। ओके, रेसिडुअरी पावर्स आर असाइंड टू द यूनियंस। ये था थर्ड फीचर। फोर्थ फीचर ये कहता है कि जितनी भी पावर और अथॉरिटी है हमारे सोवेरिन इंडिपेंडेंट इंडिया की, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स है, उसके ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, वो सब लोगों से लिए जाएंगे। ओके, इसीलिए हम कहते हैं हमारे प्रीएम्बल में भी लोगों पीपल का नाम है। तो जितना भी ये सब चीजें हैं ये लोगों से ही ली जाएगी। तो ये था फोर्थ फीचर। नेक्स्ट फीचर है फिफ्थ फीचर। इसमें दिया गया है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो गारंटी और सिक्योर करता है हमारे पीपल को। कैसे? तो जस्टिस,
जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है, उसके साथ साथ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस देता है सबको, अपॉर्चुनिटी का, उसके साथ साथ इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ थॉट दिया जाता है, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी। ये सब जो चीज़ें हैं, देखिए जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गई, ये सब फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन हो गए, ये सब हमारे प्रीएम्बल में दिए गए। और मेरा जो वीडियोस है प्रीएम्बल्स पे, उसमें मैंने इन सबको एक्सप्लेन किया है। ओके और हम इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे फंडामेंटल राइट्स में। तो इतना याद रखिएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को क्या क्या चीज़ गारंटी करता है, उसके साथ साथ सिक्योर करता है लोगों को। उसके बाद जो 6th फीचर है, उसमें ये दिया गया है कि एडिक्वेट सेफगार्ड्स शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के लिए सेफगार्ड दिए जाएंगे, बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज के लिए, उसके साथ साथ जो डिप्रेस्ड और अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनको कुछ सेफगार्ड्स दिए जाएंगे। तो ये सब फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ेंगे। ये जो सेफगार्ड्स है वो ये हमारा एक फंडामेंटल राइट में आता है। ओके तो इतना याद रखिएगा। तो देखिए जो 7th फीचर है उसमें ये कहा गया है कि जो इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी है, उसके साथ साथ जो सोवरेन राइट्स है हमारे, वो सब मेंटेन किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। तो हमारे यहाँ भी उस तरह के जस्टिस और लॉ बनाए जाएंगे जिससे ये सब मेंटेन किया जाएगा। ये 7th फीचर में दिया गया है। 8th फीचर में ये कहा गया है कि हमारे जो इंडिया है ये एंशिएंट लैंड है। आज हमारे लैंड ने एक ऑनर्ड प्लेस जो है वर्ल्ड में वो बनाई है। तो ये जो हमने बनाया है ये हमने प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड से बनाया है। तो अभी भी यहाँ पे प्रमोशन ऑफ पीस, वर्ल्ड पीस किया जाएगा और उसके साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए भी उसमें प्रोविजंस दिए जाएंगे, वेलफेयर के लिए मेन। तो ये जो रिजोल्यूशंस था, इसमें जो 8 फीचर्स थे, ये रिजोल्यूशन एडॉप्ट किया गया असेंबली में ऑन जनवरी 22, 1947 को। अब इसी का अब हम देखते हैं प्रीएम्बल में हमको ये सब चीज़ें दिखती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमारा प्रीएम्बल है ये मॉडिफाइड फॉर्म है इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, इतना याद रखिएगा। ठीक है, इट्स मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स द प्रीएम्बल ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में। अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बढ़ना शुरू हो गए। अब वो कैसे बढ़े ये देखिए। तो देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, हमने जैसा देखा था कि ये इससे दूर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो धीरे धीरे ये लोग इसको ज्वाइन करने लग गए, जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो। उसके बाद अप्रैल 28, 1947 में रिप्रेजेंटेटिव 6 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इनको ज्वाइन किया था। वो 6 स्टेट्स देखिए कौन कौन से थे: बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा एंड उदयपुर। ये सब ने हमारा जो ये था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको ज्वाइन किया था। उसके बाद देखिए ये जो माउंटबैटन प्लान आया था, देखिए एक जून 3, 1947 में, आप हिस्ट्री में देखेंगे इसको, माउंटबैटन प्लान जो आया था जिसमें दिया था कि इंडियन कंट्री का पार्टीशन किया जाएगा और इनके पास ऑप्शन रहेंगे प्रिंसली स्टेट्स के पास कि आप इंडिया में जाइए, पाकिस्तान में जाइए या फिर इंडिपेंडेंट रहिए। तो इसके बाद काफ़ी सारे मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन्होंने अपनी सीट यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ले ली थी। उसके बाद देखिए जो मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के, ठीक है, जो इंडियन डोमिनियन में रहने वाले थे, जो इंडियन डोमिनियन की तरफ से थे, उन्होंने भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग्स के मेंबर्स ने भी। तो इस तरह से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो अभी बढ़ गए। सो अब मैं आपको ये बता दूं कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो वर्क था वो शुरू था 1946 में शुरू हो गया था। उसके बाद एक इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में। ये जो इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, वो हम मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। तो इस जो एक्ट था, ये जो इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, इसके कारण क्या चेंजेस आए ये हम देख लेते हैं। तो ये जो असेंबली थी, इस एक्ट के थ्रू इस असेंबली को फुल्ली सोवरेन बॉडी बनाया गया था, यानी अब ये सोवरेन बॉडी बन चुकी थी। अब इनको ये असेंबली को जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वो उस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती थी। उसके साथ साथ जितने भी लॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के लिए बनाए थे उनको ये ऑल्टर भी कर सकते थे और उसके साथ साथ उन्हें एब्रोगेट, उन्हें कैंसिल भी कर सकते थे। तो ये था फर्स्ट चेंज। अब देखिए सेकंड चेंज जो आया था वो ये था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी
थी, ये पहले तो हम देखते हैं कि ये जो असेंबली थी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी। अब इसको एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बनाया गया। लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट यानी क्या करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी। लेजिस्लेटिव यानी लॉ बनाने का काम करेगी, जैसे कि हम जानते हैं जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं कंट्री के लिए वो बनाने के लिए, यानी इनको यहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडी भी बनाया गया था ये एक्ट के साथ। तो देखिए अब ये लेजिस्लेटिव जो बॉडी थी जो एक्ट बनाने का काम करती थी, ऑर्डिनरी लॉज बनाने का काम करती थी, उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करती थी। तो ये असेंबली को दोनों बॉडी रखी गई असेंबली में। अब देखिए जब ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी करके जब आती थी, जब मिलते थे ये लोग कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी करके, तो इसके चेयरमैन होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये मिलते थे लेजिस्लेटिव बॉडी करके यानी लॉ बनाने के लिए, तो इनके चेयरमैन होते थे GV मावलनकर। ये याद रखिएगा आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी एंड GV मावलनकर फॉर लेजिस्लेटिव बॉडी। अब ये जो दोनों फंक्शंस जो परफॉर्म किए गए ये नवंबर 26, 1949 तक परफॉर्म किए गए। देखिए आप जानते हैं नवंबर 26 को क्या हुआ था, 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग खत्म हो गया था। तब तक ये फंक्शंस यहाँ परफॉर्म किए गए थे। जो कुछ मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विड्रू कर लिया था। यहाँ पे देखिए अब जो मेंबर्स है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो स्ट्रेंथ है ये कम होती हुई दिखती है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उसके रीजंस देखिए, सबसे पहले मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे, अब देखिए इंडिया पाकिस्तान अलग होने वाला था, तो जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे जैसे वेस्ट पंजाब के हो गए, ईस्ट बंगाल के हो गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के हो गए, सिंध, बलूचिस्तान, सिलेट डिस्ट्रिक्ट जो आसाम में है, ये सब पाकिस्तान में चले गया। तो यहाँ के जो मेंबर्स थे इन सब ने विड्रू कर लिया, वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था इंडिया का वहाँ से बाहर निकल गए। तो अब हमारी जो टोटल असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी, जैसे 389 कहा गया था 1946 में, उसको कम कर दिया था और उसको अभी 299 बनाया गया था। तो ये 389 जो था ये कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा था, पर अब ये लोगों ने विड्रू करने के कारण ये 299 हो गया था। उसके साथ साथ इंडियन प्रोविंसेस की देखिए हमने देखा था स्ट्रेंथ थी 296 रहेंगे मेंबर्स, पर वो भी कम करके अभी 229 कर दिए गए थे। प्रिंसली स्टेट्स जिनका 93 था वो कम करके 70 कर दिया गया। जैसा कि मैंने कहा था प्रीवियस स्लाइड में कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी भी इसको बनाया गया, तो कुछ अदर फंक्शंस भी ये परफॉर्म करेगी, जैसा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है कुछ अदर परफॉर्म करेंगी फंक्शंस जो ऑर्डिनरी लॉस को इनैक्ट करने के लिए रहेंगे। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ जो इनैक्ट किए गए ऑर्डिनरी लॉ, उसमें जो ये जो नीचे दिए गए फंक्शंस है ये सब यहाँ परफॉर्म किए गए। सबसे पहले इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। इसको रेटिफाई किया गया, जो हमारी मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ में उसको मई 1949 में। उसके साथ साथ देखिए नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। ये डेट्स आप याद रखिएगा, नेशनल फ्लैग की डेट 22 जुलाई 1947। उसके साथ साथ नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950। ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ नेशनल सॉन्ग जो हमने अडॉप्ट किया वो 24 जनवरी 1950 को। तो सबसे पहले देखिए नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947, ठीक है। उसके बाद नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 और उसके साथ साथ नेशनल सॉन्ग भी 24 जनवरी 1950। ये दोनों नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग एक ही दिन में अडॉप्ट किए थे हमने। उसके साथ साथ देखिए इन्होंने एक और फंक्शन परफॉर्म किया था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको हमारे इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था ऑन जनवरी 24, 1950। देखिए द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। ये चीज भी आप याद रखिए। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 11 सेशंस लिए गए, 2 years 11 months 18 days लगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट होने को। इसमें ये जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये काफ़ी थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। तो ये जो था दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आगे की जो चीज़ें हैं वो हम सेकेंड पार्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।